Hello everyone, this side Talat, and today in this video we will cover last topics of same chapter, and the chapter's name is Human Environment. As in the previous video I have already explained about different kind of human settlements like rural and urban, and in urban and rural also we have studied about the different kinds of settlement. And next was transport system, and under that we have read about railways, roadways. We have finished in the previous video about both of the topics. In this video we have to start from the waterways. So waterways क्या है, हमने इससे पहले की वीडियो में सारी चीजें पढ़ ली थी, तो अगर आपको सारी चीजें समझनी है तो यू नीड टू गो थ्रू दोज वीडियोज. वाटरवेज एक ऐसा मीन्स है ट्रांसपोर्ट का जो सबसे ज्यादा सस्ता है और सबसे ज्यादा यूज किया जाता है. कब? जब हम ज्यादा से बहुत भारी भारी सामान लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए लेकर जाते हैं, उस कंडीशन में वाटरवेज हमें सबसे ज्यादा हेल्प करता है, क्योंकि ये वही तरीका है जिसमें हम कहीं दूर तक, मतलब बहुत दूर तक अपना सामान ले भी जा सकते हैं और उसके लिए ज्यादा हमें एक्सपेंसेस नहीं करने होंगे, खर्च नहीं करना होगा ज्यादा पैसा, इसका ज्यादा फेयर नहीं लगता. वाटरवेज कंप्राइज इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स, यानी वाटरवेज में दो तरह के वेज होते हैं. एक इनलैंड वाटरवेज है जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में किया जाता है, और सी रूट जब चीजों का एक्सचेंज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किया जाता है, तब सी रूट्स को यूज किया जाता है. सो फर्स्ट इज इनलैंड वाटरवेज. इनलैंड वाटरवेज में क्या है? नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनल्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज, यानी इनलैंड वाटरवेज के लिए नेविगेबल रिवर, लेक्स और कैनल्स को यूज किया जाता है. और इनका डेवलपमेंट, यानी कैनल्स, रिवर्स और लेक्स का डेवलपमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि उनकी डेप्थ और विड्थ क्या है, उसी के हिसाब से इनको यूज किया जाएगा. यानी इन वाटर बॉडीज की गहराई और चौड़ाई के हिसाब से इनका डेवलपमेंट होता है. ग्रेट लेक्स जो यूएसए एंड कनाडा के बीच में है, विद द सेंट लॉरेंस रिवर इज द लार्जेस्ट एंड द बिजिएस्ट इनलैंड वाटरवे इन द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया का सबसे बिजी और सबसे बड़ा जो इनलैंड वाटरवे है वो है यूएसए और कनाडा के बीच में ग्रेट लेक्स, और ग्रेट लेक्स के साथ साथ सेंट लॉरेंस रिवर. इसके साथ साथ लार्ज रिवर, अगर हम बड़ी बड़ी रिवर्स की बात करें तो नाइल, द अमेजोन, द मिसिसिपी, द यांगजे, द राइने एंड द गंगा, ये इनलैंड वाटरवेज में इंपॉर्टेंट रिवर्स मानी जाती हैं. बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कैनल्स कंस्ट्रक्ट करके इंटरलिंक हुए, यानी उन्होंने रिवर्स, जितनी भी नेविगेबल रिवर्स हैं उनके थ्रू कैनल्स बनाई, और कैनल से बहुत सारे कंट्रीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, एक दूसरे के साथ लिंक हो गए. Some of the well-known canals in the world are the Suez, the Panama and the Kiel. So these are the name of the well-known canals. ये word की well-known canals के नाम है. Now next is sea route. Sea route क्या है? Sea route तब यूज किया जाता है जब, यानी सी और ओशन, इसमें दोनों होते हैं, सी और ओशन के रूट को तब यूज किया जाता है जब हमें एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में किसी भी सामान को ट्रांसपोर्ट करना होता है. नॉर्थ अटलांटिक रूट्स कनेक्ट ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप, यानी ये जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, एंड ये दुनिया का सबसे बिजिएस्ट रूट है, सबसे ज्यादा बिजी यही रहता है. मेडिटेरेनियन और इंडियन ओशन रूट connects the countries of Europe with East Africa, South East and the far East. जितने भी कंट्रीज हैं, यूरोप के जितने भी कंट्रीज हैं, उन्हें ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और फार ईस्ट में कनेक्ट करने वाला जो रूट है दैट इज मेडिटेरेनियन एंड इंडियन ओशन. जब तक स्विस कैनल नहीं बनी थी, यानी स्विस कैनल के कंस्ट्रक्शन से पहले, फार ईस्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बीच में जो केप रूट था वो काफी इंपॉर्टेंट था. स्विस कैनल बनने के बाद स्विस कैनल वाला जो रास्ता है वो इंपॉर्टेंट हो गया और केप रूट की इंपॉर्टेंस कम हो गई. टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, मुंबई, सिंगापुर, कराची, साइरो, डरबन, केप टाउन, लंदन, रॉटरडैम, न्यूयॉर्क, शिकागो एंड लॉस एंजलिस, ये वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स हैं, यानी वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स आपको इसी जगह पर मिलेंगे. आफ्टर वाटरवेज आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एयरवेज.
एयरवेज का डेवलपमेंट 20th सेंचुरी की स्टार्टिंग में हुआ था और एयरवेज का सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से उसे बाकी और ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ज़्यादा इसकी डिमांड है और वो जो चीज़ है दैट इज़ स्पीड। स्पीड की वजह से रोडवेज, रेलवेज एंड वाटरवेज के कंपैरेटिवली लोग इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि ये थोड़ा सा जो एयर ट्रांसपोर्ट है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा महंगा है। बाकी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो इसके कंपैरेटिवली थोड़ा चीपर है, थोड़ा सस्ता है। मेन ऑब्स्टिकल, जो मेन प्रॉब्लम है एयर ट्रांसपोर्टेशन की, वो है कभी कभी बैड वेदर कंडीशंस, जैसे कि फॉग एंड रेनफॉल होता है, ये इसके बीच में थोड़ा सा हर्डल है, रुकावट डालती है। एयरवेज ऐसी ऐसी जगह पहुंच सकता है बहुत दूर, रिमोटेस्ट प्लेस में, कहीं भी कितना ही दूर एरिया हो एयरवेज से हम जा सकते हैं। और वो एरियाज जो मोस्ट इनएसेसिबल एरियाज हैं, जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वहां एयरवेज से हम पहुंच सकते हैं। जहां कहीं रोड भी ना हो, रेलवेज भी ना हो, हम एयरवेज की हेल्प से वहां पहुंच सकते हैं। जब कभी भी कहीं भी नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, चाहे वो फ्लड हो, अर्थक्वेक हो या लैंडस्लाइड हो गया हो, ऐसी कंडीशन में हेलीकॉप्टर्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है और हेलीकॉप्टर्स को यूज़ करके नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर लोगों की हेल्प की जाती है। क्योंकि अगर आप फ्लड आती है तो आप सोचते हैं कि रोडवेज या रेलवेज के थ्रू तो वहाँ नहीं पहुँच सकते, तो किससे पहुँच सकते हैं? हम एयरवेज से पहुँच सकते हैं। कई जो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने कंट्रीज से होकर गुजरने वाले एरोप्लेन्स के लिए, उड़ने के लिए एक फिक्स्ड कॉरिडोर दिया हुआ है कि हाँ, आप इसी एरिया से, इसी जगह से अपने प्लेन्स या हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकते हैं। अगर आप एयर नेटवर्क के डेंस एयरवेज के डेंस नेटवर्क की बात करें तो ये वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूएसए और साउथ ईस्ट एशिया में आपको एयरवेज का डेंस नेटवर्क मिलेगा। सबसे ज़्यादा वहीं पर आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। और जनरली ये जो एयरवेज है, इसका यूज़ किस चीज़ों को ले जाने के लिए किया जाता है? पैसेंजर्स के साथ साथ इनसे चीज़ें भी ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, पेरिशेबल एंड कॉस्टली गुड्स। जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत कम टाइम में ख़राब हो जाने वाली चीज़ हैं, ऐसी चीज़ें और जो बहुत कॉस्टली महंगी चीज़ें हैं, उन्हें एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह किया जाता है। क्योंकि जल्दी ख़राब हो जाने वाली चीज़ों को अगर हम रोडवेज या वाटरवेज से लेकर आएंगे तो पहुंचने से पहले ही वो ख़राब हो जाएंगी, सड़ जाएंगी। तो दो तरह के एयर सर्विसेज हैं, वन इज़ डोमेस्टिक एंड सेकेंड इज़ इंटरनेशनल। डोमेस्टिक एयरपोर्ट उसे कहते हैं, डोमेस्टिक एयरवेज उसे कहते हैं, एयर सर्विसेज जो एक ही स्टेट में या एक ही कंट्री के अंदर एक जगह से दूसरी जगह में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेकर जाएं, वो डोमेस्टिक एयरवेज हैं। अगर इंटरनेशनल की बात करें देन इट इज़ लाइक अगर हमें इंडिया से कहीं अमेरिका, अफ्रीका जाना है तो उस कंडीशन में हमें इंटरनेशनल एयरवेज को यूज़ करना होगा। ज़्यादातर जो एयरवेज के जो मालिक हैं, जो काम किया जाता है, इसे प्राइवेट कंपनीज देखने का काम करती हैं। तो वर्ल्ड के जो मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, दोज आर दिल्ली, मुंबई, टोक्यो, शंघाई, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, लंदन, पेरिस, रोम, फ्रैंकफर्ट, साइरो, न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, रियो डी जेनेरियो, सिडनी एंड मेलबोर्न। तो ये सारे जो हैं वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट मेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? एंशियंट टाइम में आपने देखा होगा, कभी ऐसे तो आपने नहीं देखा होगा, आपने मूवीज वगैरह में, वीडियोस में देखा होगा कि जब किसी को कोई मैसेज देना होता था तो वो खाली ट्री के ट्रंक्स को या ड्रम्स को बीट करते थे, पीट पीट कर बताते थे कि सुनो सुनो सुनो, ऐसा ऐसा संदेश है, मैसेज है। फिर बाद में बर्ड्स और एनिमल्स को अपने मैसेजेस डिलीवर करने के लिए यूज किया जाने लगा, एंड यू मस्ट हैव सीन इन द वीडियोज एंड ऑल। उन दिनों में क्या होता था कि जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के जो मीन्स थे वो दोनों सेम हुआ करते थे। यानी अगर किसी को कहीं जाना है तो भी सेम चीज, अगर किसी को कोई मैसेज लेकर जाना है तो भी सेम चीज। यानी हॉर्स से ही हम जाएंगे और हॉर्स पर बैठकर ही कोई मैसेज किसी का लेकर जाएगा। ग्रेट ब्रिटेन में पेनी पोस्ट को इंट्रोड्यूस किया गया और इंडिया, कुछ कंट्रीज में से इंडिया एक था जिसने 1912 की स्टार्टिंग में ही एयर मेल को इंट्रोड्यूस कर लिया था। फिर इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किया गया और प्रिंटिंग प्रेस के इन्वेंशन के बाद बुक्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर को लार्ज स्केल पर प्रिंट किया गया, छापा गया। तो ये बुक जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको बुक वीडियो में दिख रही है, ये भी प्रिंट मीडिया का ही एक एग्जाम्पल है और प्रिंटिंग के बाद ही ये पॉसिबल हो पाया। अब बात करते हैं टेलीविजन और रेडियो की। टेलीविजन और रेडियो कम्युनिकेशन में वायरलेस मीडियम का इंट्रोडक्शन
रेडियो एंड टेलीविजन के इन्वेंशन के बाद हुआ। मतलब जब रेडियो और टेलीविजन आए, उनका इन्वेंशन हुआ, उसके बाद पता चला कि इनमें वायर की कोई ज़रूरत नहीं होती, बिना वायर के ही अपना काम करते हैं। और इसके साथ साथ रेडियो और टेलीविज़न आने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम में लाखों लोगों से या बहुत सारे लोगों से एक साथ कम्युनिकेशन करना आसान हुआ। एक ही अगर मैसेज रेडियो पर दिया जाए तो आप समझिए कि एक ही साथ उसे कितने सारे लोग सुन सकते हैं। टीवी पर इसी तरह का कोई मैसेज दिया जाए, कोई चीज़ दिखाई जाए, तो बहुत सारे लोगों तक एक सेम मैसेज एक ही टाइम में पहुंचाया जा सकता है। इसलिए रेडियो और टेलीविज़न को मास कम्युनिकेशन भी कहा गया। टेलीग्राफ, केबलग्राम, टेलीफोन और रडार के आने के बाद, इनके इंट्रोडक्शन के बाद एक एफिशिएंट कम्युनिकेशन का सिस्टम डेवलप हुआ, क्रिएट हुआ। सैटेलाइट्स लगाई गई, सैटेलाइट्स को जब बनाया गया, उन्हें अरेंज किया गया, तो उसके बाद कम्युनिकेशन भी ईजियर और फास्टर हो गया। और सैटेलाइट का काम सिर्फ कम्युनिकेशन में ही नहीं, बल्कि ये वेदर को फोरकास्ट करती हैं। फ्यूचर में किस तरह का वेदर होने वाला है, ये हमें सैटेलाइट से पता चल जाता है। कम्युनिकेशन की स्पीड तब इन्हेंस हुई जब फैक्स को डेवलप किया गया, और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स को इंटरनेट के थ्रू भेजना शुरू किया, और सेल्यूलर फोन आने के बाद जितना भी कम्युनिकेशन था उसकी स्पीड काफी बढ़ चुकी थी, इन्हेंस हो चुकी थी। और कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होने के साथ जो हमारे फिजिकल डिस्टेंसेस थे वो भी कम हुए, वो रिड्यूस हो गए। और जब डिस्टेंसेस कम हुए, रिड्यूस हुए, तो हमारा जो वर्ल्ड है, इतना बड़ा जो वर्ल्ड हुआ करता था, दैट हैज़ बिकम अ लार्ज ग्लोबल सोसाइटी। अभी एक बड़ी ग्लोबल सोसाइटी बन चुका है, यानी हम आसानी से कहीं भी पहुंच सकते हैं और आसानी से कुछ ही सेकंड्स के अंदर किसी को देख सकते हैं वीडियो कॉल के थ्रू, और किसी से बात कर सकते हैं वॉइस कॉल के थ्रू। तो ये था हमारा चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट। So it is finished. It is completed here now today. अभी complete हो गया. In next video we will meet with next chapter, next topics, new topics. Till then do take care and do keep watching my videos. Thank you and bye bye.